केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण। 141 पीएमश्री स्कूलों की दी सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। टिहरी लोकसभा क्षेत्र के भाजपा विधायकों के साथ की बैठक। विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में मत प्रतिशत बढ़ाने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर शुरू हुई सियासत। पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, कई बार उत्तराखंड आने के बाद भी प्रदेश को नहीं मिला कोई लाभ। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन ने की बैठक। 26 सितंबर को ट्रैक्टर मार रैली निकालने का किया ऐलान। बरसात में खराब हुई फसल का उचित मुआवजा देने की कर रहे मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले तस्वीरें देहरादून से आपको दिखाते हैं, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक ले रहे हैं। प्लीज माइक दे दीजिए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं आप लोग एक एक करके हाथ रेस कर लीजिए और हम माइक आपके पास तक पहुंचा देते हैं। प्लीज उधर माइक दीजिए। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अतुल गुप्ता रुद्रपुर से। अभी आनंद सर ने एक बात कही कि जो प्रोजेक्शन है 2023-24 का वो 8,000 से 8,800 करोड़ रुपए का है सभी कार्यक्रमों में। मैं माफी चाहूंगा पहले तो, और आपको बात से अवगत कराना चाहूंगा कि सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम नहीं है अभी हमारे। अगर आप ग्राउंड रियलिटीज की बात करें तो एक अप्रूवल की फाइल को विभिन्न विभागों के पास जाना पड़ता है। ठीक है, प्राधिकरण के पास पत्र जारी होते हैं, परंतु पत्रों के ऊपर फॉलो अप भी डेवलपर को खुद ही करना पड़ता है। आप सभी से अनुरोध है, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय की थोड़ी कमी है, इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग भी है, तो एक तो अपने सुझाव संक्षेप में देंगे, और आपको अगर कोई समस्या आ रही है सरकार के किसी भी विभाग से या किसी भी पॉलिसी से, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए हम लोग एक अलग फोरम रखेंगे, उसमें आपकी सभी की शिकायतों का निवारण होगा। यहाँ पे शिकायतों को ना बताएं और पॉजिटिव जो आप सुझाव दे सकते हैं कैसे हम लोगों का इन्वेस्टर समिट हम लोग और अपना बहुत संक्षेप में बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि 100 बेड का अस्पताल है, जिसमें आए थे योग ऑर्गेनाइजेशन में इलाज किया जाता है। पिछले 25 सालों में लगभग किया है, और इसके तहत लगभग 200 लोगों को रोजगार मिला है। अभी भी जो है आयुष विभाग ने इन्वेस्टर समिट आयोजित की थी, तो उसमें हमसे प्रपोजल मांगे गए थे। सर, आपकी आवाज थोड़ी सी इको हो रही है, सॉरी टू इंटरप्ट। थोड़ा सा हल्का सा माइक अगर नीचे करके बोलेंगे आप जी। तो उसमें आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत आयुष नीति के तहत प्रपोजल मांगे गए थे। हमने भी एक प्रपोजल सबमिट किया है 50 करोड़ का, जो कि वेलनेस सेंटर की स्थापना के लिए हमने सबमिट किया है, जिसमें डी एडिक्शन सेंटर, स्ट्रेस मैनेजमेंट और डिप्रेशन मैनेजमेंट और रेन्यूएशन के तहत जो है वो काम किया जाएगा, जिसमें 150 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मेरा सुझाव तो यह है कि हमें जो है सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जो है वो अप्रूवल्स मिलने चाहिए, लेकिन दो मेरे मन में क्वेरीज हैं जो मैं यहाँ पर जो है आप सब लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि इन्वेस्टर पॉलिसी के तहत अगर कुछ लोग उत्तराखंड के बाहर से आते हैं तो उन्हें तो जमीन खरीदने में सरकारी बाध्यता है परमिशन लेने की, उसकी क्या कोई व्यवस्था है सरकार के द्वारा कि उनको जो है वो परमिशन लेने के लिए जगह जगह
नहीं जाना पड़ेगा और उनको वो जमीन खरीदने में जो है आसानी होगी। दूसरी चीज लैंड यूज से संबंधित है कि अगर कोई भी लैंड खरीदता है, जैसे कि सर ने बताया आनंदवर्धन साहब ने कि रियल एस्टेट का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। कोई भी जमीन अगर हमको मिलेगी तो उसका लैंड यूज डेफिनेटली जो है एग्रीकल्चर होगा या दूसरा होगा, तो उसको चेंज कराने में सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है, इसकी जानकारी अगर आपको अपने माध्यम से यहाँ पर मिल सके तो बहुत मेहरबानी होगी। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आप प्लीज बोलिए। उतरी हुई है। आपको बोले आप जब जाइए आपको दो बातें बोलना चाहूँगा कि आज की तारीख के अंदर लैंड की शॉर्टेज वेरी इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री टू प्रमोट द टाउन, टू डेवलप द टाउन इन द टाइम ऑफ मिस्टर संजू जी और वाइस चेयरमैन। बढ़ते खबरों की ओर। देश में होने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हैदराबाद में 17, 18 और 19 सितंबर को होगी। इस बैठक में करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शामिल होंगे। करण महारा का कहना है कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस लगातार उठा रही है। हमारी तैयारियां भी चल रही हैं, हम लगातार बैठकें कर रहे हैं। अभी हैदराबाद में एक हाई लेवल की मीटिंग है 17, 18, 19 को, और उस मीटिंग में मैं भी जा रहा हूं प्रतिभाग करने, नेता प्रतिपक्ष भी जा रहे हैं और वरिष्ठ जनों को भी बुलाया गया है। वहां हम अपनी रणनीतियां तय कर रहे हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो हमारी लगातार बैठकें चल रही हैं। हम अपने बूथ लेवल्स पर इस समय काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभारी जी के संग बैठ के भी लंबी वार्ता 5 लोकसभा सीट पर हम लोगों की हुई है और हम अपनी तैयारियों पर लगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देहरादून में विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश के 142 पीएम श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना और उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री के इस दौर से अब सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ महीने बाद चुनाव है और अब शिलान्यास करके उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, और अगर शिलान्यास करना होता तो 3 साल पहले कर चुके होते, अब तक स्कूल बन गए होते। ये सब चुनावी खेल है और चुनाव को देखते हुए बीजेपी कई राज्यों में ऐसा कर रही है। चुनाव है कुछ महीने बाद, और आज शिलान्यास करके ये उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करे। अगर यही काम करना था तो 3 साल पहले हो जाता, ताकि स्कूल अभी तक बन चुके होते और लोगों को उसका लाभ मिल रहा होता। आज आपके द्वारा जो नवोदय विद्यालय हैं उनमें भोजन तक की व्यवस्था नहीं हो रही, वहां साधनों की व्यवस्था नहीं हो रही, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है, किताबें समय से नहीं बंट पा रही, उसकी व्यवस्था को ठीक करें। नए उद्घाटन करने से क्या होगा, शिलान्यास करने से क्या होगा? क्या ये 4 महीने में स्कूल बन के तैयार हो जाएंगे? जिन स्कूलों को आप जिक्र कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी को अगर करना था तो 1-2 साल पहले करते, ताकि विद्यालय धरातल पर आ जाते और लोग उसका लाभ उठा पाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, चुनावी खेल है और चुनाव को देखते हुए इस तरीके की कार्रवाई बीजेपी तमाम राज्यों में करने की कोशिश। लक्सर के खेड़ी मुबारकपुर गांव में समस्याओं को लेकर उप जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया। ये ज्ञापन बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के खानपुर मंडल महामंत्री सुभाष चौधरी ने दिया है। ज्ञापन में बताया गया कि गांव के आपदा प्रभावित ग्रामीणों को मुआवजा संबंधित चेक आवंटित नहीं किए जा रहे हैं, जिससे किसानों की अग्रिम फसल भी अधर में लटकी हुई है। इसके अलावा गांव में पेयजल टंकी लाइनों का कार्य भी निर्माणाधीन है, लेकिन खुदाई के दौरान गांव की सड़कें क्षतिग्रस्त कर दी गई है। उप जिला मजिस्ट्रेट ने इस बार शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन देते हुए संबंधित विभाग को भी कार्रवाई की दिशा में निर्देश जारी कर दिए हैं। मांग तो ये है कि बाढ़ प्रभावित गांव था,
जिसमें बहुत बुरी तरीके से फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। उसी को लेकर हम एसडीएम साहब से मिले कि अब तक कोई भी चेक गांव में एक भी चेक वितरण नहीं हुआ। नंबर 2, हमारा गांव में जो टंकी लगी हुई है उससे सारी सड़कें टूटी हुई है, नीचे से गाड़ियों के चैम्बर फट गए, मोटरसाइकिल से गिर कर हाथ पैर टूट रहे लोगों के। उसमें जो आप उस सड़क को सही करा दो। हमने एसडीएम साहब को बोला कि ये पुलिया आप बनवाओ। उन्होंने आज ऑर्डर भी कर दिए यहाँ एक्शन के लिए कि भाई उसे जाकर देखो और उसे बनवाने की कृपा करो। अगर ये नहीं होता तो फिर आगे देखेंगे। अगला कदम ये होगा, फिर हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, वहां अपनी मांग रखेंगे। अगर वहां भी नहीं चलेगा तो हम फिर यहीं तारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण अभियान शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल और विधायक प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे ने किया। इस मौके पर कमल जिंदल ने कहा कि अभियान नए दृष्टिकोण से चलाया जा रहा है, जिसमें सभी नवजात रोग मुक्त हो और बच्चों का समय पर टीकाकरण हो। इसके अंदर जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो निरोगी हो, उनपे जो बीमारियां लगती हैं वो ना हो, इसके लिए टीकाकरण अभियान राष्ट्रीय स्तर पर तो चल ही रहा है। तो उसमें सरकार ने व्यवस्था करी है कि जिन बच्चों के टीका लगने से रहना है उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एएनएम के माध्यम से, हमारी आशा जो बहनें इनके माध्यम से उन्हें बुला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीके देंगे। इसी कड़ी में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक कार्यक्रम था, उसका उद्घाटन करने में और आदरणीय मंत्री जी सौरभ अरोड़ा जी के प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे जी ने उसका उद्घाटन किया है। और हम ये कामना करते हैं इस क्षेत्र में और भारत में भी बच्चे पैदा होंगे और निरोगी होंगे। अचानक मौसम में बदलाव से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों में अस्पताल में सर्दी बुखार और वायरल फीवर के मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। इस दौरान डॉक्टर अभिलाषा पांडे ने बताया कि सितारगंज और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मामूली सर्दी, खांसी और वायरल फीवर के मरीजों का लगातार आना हो रहा है, जिन्हें दवाइयां दी जा रही है। वायरल फीवर के मरीज ज्यादा हैं। डेंगू का अभी हमारे पास कोई एक्टिव केस नहीं है और डेंगू के लिए हमारी स्थिति जो है अभी कंट्रोल में ही चल रही है। वायरल फीवर, थोड़ा जॉन्डिस के पेशेंट है हमारे पास और आज क्योंकि सोमवार है तो आज एनसीवी भी काफी। सितारगंज से ये आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और उसी को लेकर डॉक्टर अभिलाषा पांडे की ओर से भी कहा गया है। डॉक्टर्स ने सावधानी बरतने की सलाह सभी लोगों को दी है और अपील की है कि बारिश से बचे, क्योंकि लगातार वायरल फीवर, सर्दी, खांसी के मरीज बारिश के कारण बढ़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा है कि जोशीमठ आपदा को कई महीने बीत गए हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। 400 से ज्यादा परिवारों को आपदा प्रभावितों के रूप में चिन्हित किया गया है, लेकिन अभी तक केवल 80 परिवारों को मुआवजा दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पगनो गांव पूरी तरह से प्रभावित हुआ, लेकिन सरकार उसकी भी सुध नहीं ले रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इस पूरे मामले पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। जितने लोगों को चिन्हित किया गया उन सभी को मुआवजा दिया जा चुका है और सरकार आपदा प्रभावितों के प्रति गंभीर है। पगनो गांव के विस्थापन को लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार इस संबंध में जल्द कोई निर्णय लेगी। मठ के अंदर पिछले 4 महीने से भारी आपदा आई हुई है। सरकार वादे और बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, सपने भी बहुत दिखाती है, परंतु धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ है। केवल 80-82 परिवारों को मुआवजा दिया गया है और 400 से ऊपर परिवार जो है नामांकित है, रेखांकित है, आइडेंटिफाई है, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया और ये बहाना लगाया जा रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अब हकीकत क्या है ये तो सरकार जाने। क्या समाचार है, एक एक व्यक्ति को जो प्रभावित श्रेणी में आते थे उनको सरकार द्वारा सुविधा दी गई है। लैंड से संबंधित विषय को भी अब सुविधा दिया गया है बहुत जल्दी, और ये पहली बार है आपदा में अभी तक के मानकों के अनुसार सर्वाधिक धनराशि अगर कहीं दी गई है तो जोशीमठ आपदा में।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि बीजेपी ने टिहरी लोकसभा को लेकर बैठक की जो लगभग 2 घंटे चली। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, टिहरी लोकसभा सांसद माला राजलक्ष्मी शाह सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी में नए लोगों को जोड़ने को लेकर चर्चा की गई है। क्षेत्र ही नहीं, सभी का क्षेत्र बड़ा है, पर ऐसा है कि हमारे एक सांसद एक विधायक जैसा नहीं होता है और सभी हमको यही नहीं बस सेंटर से भी हमारा काम होता है। विशेषकर हम लोग का काम सेंटर से है, सेंटर से यहाँ काम लाने का हमारा एमपी का काम होता है। और एक एमपी सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं पर पूरा हिंदुस्तान में हम लोग को जाना पड़ता है, हमारा कम्युनिटीज में होना पड़ता है, हमें वहाँ रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे लगता नहीं कि मेरे हिसाब से मैं अपने तरह से काम कर रही हूँ और बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी, एक जगह जाए तो दूसरा को पता नहीं लगता है, दूसरा को जाए तो तीसरा को पता नहीं लगता है। मगर मुझे लगता है जिस तरह से मैं इतना साल सब कर रही हूँ उसमें लोगों का बोलने की मुँह तो मैं नहीं रोक सकती हूँ। अपनी तरफ से मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ और कर भी रही हूँ। फिरान कलियर में एक व्यक्ति ने नाले पर अवैध अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका डाली थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार राजस्व विभाग की टीम धनौरी पहुंची और वाटर चैनल के ऊपर किए गए कब्जे को मुक्त कराया। लेकिन शिकायतकर्ता ने राजस्व विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ अधिकारी आए और नाले के अतिक्रमण हटाने की खानापूर्ति पूरी कर चले गए, जबकि नाले पर किए गए अतिक्रमण से हमारे घरों में दिन रात पानी भरा रहता है। अगर नाले को सही तरीके से कब्जा मुक्त नहीं कराया गया तो वे दोबारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। तो मैंने माननीय न्यायालय में जनहित याचिका डाली थी और जनहित याचिका में आदेश हुए 28 तारीख में कि अतिक्रमण मुक्त कराया जाए नाले को, लेकिन उस नाले पर केवल फॉर्मेलिटी पूरी करी गई, कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। और हमारे घरों में रात भी पानी बरसा और हमारे घरों में पूरा पानी भरा हुआ है, रात का भी हमारे पास वीडियो भी है, फोटो भी है। उसमें कोई मतलब समाधान माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार कोई समाधान नहीं निकाला गया, नाले पर केवल फॉर्मेलिटी पूरी करी गई। ग्राम धनौरी में खसरा नंबर 295, इसमें जो है मनरेगा से जो है नाला निर्मित है। इसकी जो है पीआईएल माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में ये बात विचाराधीन था। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के आदेश के अनुपालन में जो वाटर चैनल है खसरा नंबर 295 में जो उससे अतिक्रमण था उसको हटाए जाने के आदेश पारित किए गए थे। वो तो कहीं से पानी हो सकता है कि नाले में कहीं अवरुद्ध हो, उसकी वजह से जो है रात बारिश हुई तो थोड़ा पानी रास्ते गहरे की वजह से वो पानी भरा होगा। उत्तराखंड के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़े ने धामी सरकार पर बागेश्वर उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर की जनता जाग चुकी है, यही वजह है कि चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी बहुत कम मार्जिन से जीता है। जनता ने आने वाले चुनाव में भाजपा को हटाने का मन बना लिया है। बागेश्वर चुनाव में सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। बागेश्वर का चुनाव और सरकार ने विधानसभा का सत्र चलाया, उस सत्र का जो हमारा शोक संवेदना थी उसको लाइव किया। साफ साफ सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया, लेकिन तब भी बागेश्वर की जनता ने कांग्रेस को जितने मत दिए हैं, जितने कम अंतर से कांग्रेस वहां पर जो है चुनाव लड़ी है, अंतर कम रहा। उससे स्पष्ट पता चलता है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी फैसलों से के खिलाफ है और वो जल्द इस सरकार को उखाड़ने। सनातन धर्म के विरुद्ध कई राजनेताओं ने विवादित बयान दिए हैं। इसके बाद पूरे देश में नेताओं के प्रति सनातन धर्म से जुड़े लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। धर्मनगर हरिद्वार में जूना अखाड़े के संतों ने सनातन धर्म के विरुद्ध दिए गए इन बयानों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही कहा कि ऐसे लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के गलत बयान देते हैं, इन लोगों को पागल खाने भेजना चाहिए।
और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।